हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो डेली की तरह आपका आज हिस्ट्री का जो है कि 6 नंबर क्लास है और इसमें हम आपको बताएंगे प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर और गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग की चर्चा करेंगे। तो चलिए पॉइंट देखते हैं इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। उसमें पहला है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। तो ये इसकी विशेषता हम बताते हैं। गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ ये, और इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी। और अगला पॉइंट है आपका संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन इसको माना गया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इससे प्राप्त हुआ है। और मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो कलिंग के शासक के बात करें तो ये संस्थापक इसके थे महामेघवाहन और खारवेल। ये महानतम सम्राटों में से एक था हम्पी गुफा अभिलेख के अनुसार। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। और हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार। और इसके अगला पॉइंट है आपका पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया इन्होंने, कलिंग के शासक। और अगला पॉइंट है जैन धर्म के प्रति इनका झुकाव था। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। गांधार शैली है अगला पॉइंट आपका। कनिष्क के काल में विकास हुआ गांधार शैली का, और भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली है ये। और प्रमुख संरक्षक इसका था शंख और कुषाण। और इसमें अगला पॉइंट है मूर्ति बनाने के लिए सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टानों का प्रयोग किया गया गांधार शैली में। इसी क्रम में आपका अगला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और अगला पॉइंट है आपका भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, यानी पारणी के अनुसार भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे शुंग वंश के, जो पुष्यमित्र शुंग थे। और पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे पतंजलि। और शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को माना जाता है। और अगला पॉइंट है आपका अयोध्या लेख। ये पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसे अयोध्या लेख कहा जाता है। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो ये आपका अगला पॉइंट है कुषाण वंश। कुषाण वंश में जो है पहला है आपका कुजुल कडफिसेस। इसमें क्या है, केवल तांबे के सिक्के जारी किए इन्होंने, और सिक्कों पर धर्मादित्य धर्मथिदस और धर्मथित उत्कृष्ट हुआ। और ये एक दूसरे हैं बीम कटफिशेस। इन्होंने क्या किया, स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे, और सिक्कों पर शिव, त्रिशूल एवं नदी की आकृति इन्होंने बनवाई थी। और कुषाण वंश में ही देखें कनिष्क है। कनिष्क के दरबार में जो है नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक आए थे, और सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया गया था। आश्रित विद्वान थे वसुमित्र, और सारनाथ बौद्ध अभिलेख था। और जो है कि अगला पॉइंट है आपका कनिष्क के राजकवि जो अश्वघोष है। और अगला पॉइंट है आपका शक संवत का शुभारंभ 78 ईसा पूर्व हुआ था। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। शक संवत का शुभारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। और सातवाहन वंश इसका अगला टॉपिक है आपका। इसकी वास्तविक राजधानी पैठन प्रतिष्ठान को माना गया है, और आरंभिक राजधानी अमरावती। और अगला पॉइंट है आपका सातकर्णी उपाधि धारण करने वाले सातवाहन वंश का प्रथम राजा था सातकर्णी प्रथम। और इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। तो अगला जो है सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इसी में अगला पॉइंट है आपका विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य को फिर से स्थापित किया ये। और अगला पॉइंट है आपका वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। और इसी क्रम में अगला पॉइंट है आपका नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण की इन्होंने। और इसी के साथ अगला पॉइंट है आपका वेदों का आश्रयदाता इसे माना जाता है। चलिए तो और आगे चढ़ते हैं हम। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, इसमें क्या है आपका गुप्त वंश है। इसका परिचय बताते हैं हम आपको। लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन था इसका गुप्त वंश का। इसके संस्थापक महाराज श्रीगुप्त को लगभग 275 ईस्वी से माना जाता है। और प्रथम शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। और ये महाराजा
धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, और ये गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है इसे। और अगला पॉइंट है आपका समुद्रगुप्त। ये विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया इसको, समुद्रगुप्त को। और ये प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हरिशेष द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन किया है, और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। और इसी क्रम में आगे देखते हैं समुद्रगुप्त उपाधि जो है पर क्रमांक की उपाधि धारण की है, और ये समकालीन दक्षिण भारत के नरेश और संबंधित राज्य हम बताते हैं आपको। धनंजय, तो ये संबंधित राज्य है कुशलपुर, और नीलराज ये अवमुक्त, और उग्रसेन जो है पालकक्का है, और विष्णुगोपा कांची है। और इसी क्रम में आपका अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें इसका अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज, देवश्री, इसका 3 अन्य नाम है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो उपाधि धारण किया था ये इसमें विक्रमादित्य की और सकारी की और शक विजेता की उपाधि धारण किया था इन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और मेहरौली लेख इसी का है जो है कि विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किया था इन्होंने। और वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप ये है। और चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया इसमें। चंद्र का समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से होता है। और अगला पॉइंट है आपका पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया और पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। और अगला पॉइंट है शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए इन्होंने। और समकालीन चीनी यात्री फहान के समकालीन से माना गया है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन है? तो महाकवि कालिदास, चिकित्सक थे धन्वंतरी, और खगोल विज्ञानी थे ब्राह्मीरी मिहिर, और कोशकार थे अमर सिंह, और वस्तुकार थे शंकु, और ज्योतिषी थे छपड़क, और व्याकरणज्ञ थे आपके वररुचि, और जादूगर थे आपका वेताल भट्ट। और इसी क्रम में अगला है आपका कूटनीतिज्ञ, ये थे आपके कूटनीतिज्ञ थे घटकर पर। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो आपका अगला शासक है कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने उपाधि जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी क्रम में अगला देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवा देवी से उत्पन्न हुआ था ये कुमारगुप्त प्रथम। और इन्होंने जो है सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय के थे। और ये कुमारगुप्त प्रथम जो है ताम्रपत्र यानी कि धनदह, दामोदरपुर और बैग्राम से प्राप्त है। इसी क्रम में आगे अगला पॉइंट है आपका स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त है इससे कुमारगुप्त से। और विसर्ड अभिलेख इसके द्वारा मिला है। गुप्तों का वंशावली और कुमारगुप्त प्रथम का तक। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं स्कंदगुप्त अगला शासक है आपका। इन्होंने उपाधि धारण की थी क्रम द्वितीय का, और इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। मुख्य भाग में जो है इसमें धनुष बाण लिए हुए राजा का आकृति दिखाई गई थी, और पृष्ठ भाग में इसमें पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी और श्रीकंदन गुप्त उत्कीर्ण है इसे पिछला भाग में, ठीक है। और इसमें अगला पॉइंट है आपका हुंडों का पहला आक्रमण, स्कंदन गुप्त विजयी हुआ इसमें। और अगला पॉइंट है इसका कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित किए गए हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो ये तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था ये तोरमाड़। और एरड़ वारा प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है ये एरड़। और धन्य विष्णु तोरमाड़ का सामंत है। और अगला पॉइंट है आपका मिहिरकुल तोरमाड़ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था मिहिरकुल। इसी के साथ हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम आपका अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये ताम्रलिप्ति जो है कि बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब आप समझते हैं कि समुद्र के किनारे वाले पे एक जहाज़ का जो स्टैंड होता है इसे बोलते हैं। और अगला पॉइंट है आपका उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन यहाँ से होता था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमित्रा से व्यापार होता था यहाँ से।
और भड़ोच ये गुजरात में है। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह इसे माना जाता है। पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार यहाँ से होता था। और श्रेणियाँ क्या क्या हैं इसकी, श्रेणियाँ की बात करें हम तो विशेष महत्व के संगठन थे श्रेणियों के, और इसमें श्रेणियाँ व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित की गई थी श्रेणियाँ। और श्रेणियाँ अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त करती थी। और श्रेणियाँ सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण करती थी। और श्रेणियाँ जो है प्रत्येक श्रेणी का अपना अपना प्रमुख होता था एक, और श्रेणियाँ अपने नियम स्वनिर्मित होती थी। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये जैसे उस टाइम का स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती ये भास्कराचार्य ये लेखक थे। और आयुर्वेद शास्त्र ये धन्वंतरी ये भी लेखक थे। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। एरड़, एरड़ में पहला पॉइंट है आपका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखनीय साक्ष्य मिला है एरड़ के द्वारा। और एरड़ 510 ईस्वी का अभिलेख है। और जो एरड़ है वो सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख बताता है। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो उद्रंग ये भूमि कर भाग कर था 1/6, यानी कि भू राजस्व की दर का उपज जो है 1/6 थी। और विद कभागम ये प्राचीन भारत में सिंचाई कर था ये। और ये कौशेय क्या था, तो रेशम का पर्याय था। ये संस्कृत का था, गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा थी संस्कृत। और वारंगल क्या थी, तो लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था वारंगल। और मृच्छ कटिकम ये क्या था, शूद्रक की रचना थी ये। शतरंज क्या था, तो शतरंज जो है कि गुप्त काल के दौरान उद्भूत खेल था शतरंज उस टाइम का। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो प्रवरसेन प्रथम क्या है, ये 275 से 335 ईस्वी तक हुआ था। और ये वाकाटक वंश था, सम्राट की उपाधि था धारण किया था प्रवरसेन प्रथम। और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम जो है वाकाटक वंश से संबंधित था। और आगे चलते हैं, न्याय दर्शन की हम बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम अच्छपाद को माना जाता है। और न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क क्या होता है, निर्णय। और 16 पदार्थ तत्वों का अस्तित्व था इसमें न्याय दर्शन में। अगला चलते हैं हम, सांख्य दर्शन में क्या था, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि कपिल। और सिद्धांत, सांख्य दर्शन के सिद्धांत जो है आत्मा का आवागमन को माना गया है। और सांख्य दर्शन जो है अज्ञानता ही दुखों का कारण है, इसमें बताया गया था। और अगला पॉइंट है आपका वेदांत दर्शन, तो ये भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा है। और ये 3 आधार पे है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। तो हम इसमें आपको बताएंगे 2 प्रकार से, इसमें 2 टाइप में बटा हुआ है, दर्शन और प्रवर्तक। तो योग दर्शन जो है इसके प्रवर्तक पतंजलि को माना गया है। और वैशेषिक योग दर्शन जो है कणाद को माना गया है। मीमांसा दर्शन जो है जैमिनी को माना गया है। और वेदांत दर्शन जो है बादरायण को माना गया है। और अद्वैतवाद दर्शन ये जो है शंकराचार्य प्रवर्तक थे इसका। और विशिष्टाद्वैत इसका दर्शन का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना गया है। और द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक जो है मध्वाचार्य को माना गया है। और नव्य न्याय दर्शन का जो है प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय को माना गया है। नोट में देखिए क्या है, चार्वाक दर्शन जुड़वादी दर्शन है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो आपका पहला पॉइंट है गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है, तो ये ऐहोल लेख में है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो ये नागभट्ट प्रथम थे। अगला पॉइंट है आपका राजकूट वंश का संस्थापक, तो दंती दुर्ग माना गया है। और हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरण कहाँ की थी, थानेश्वर से कन्नौज की थी इसने, हर्ष ने अपनी राजधानी को। और नोट में क्या है, ये मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो आगे आपका ऐहोल प्रशस्ति क्या है,
तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है एहोल प्रशस्ति में, और यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। एहोल प्रशस्ति द्वारा बताया गया है। पुलकेशिन हर्ष इसमें पराजित हुआ था। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं ह्वेंसांग की बात करें तो हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना ह्वेंसांग का भारत आगमन था। तो ह्वेंसांग की बात करें तो ये तांग शासकों की राजधानी चंगल से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान की। और प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है ह्वेंसांग का, तो CU की, और ह्वेंसांग भीनमाल की यात्रा बताया गया है यहाँ पे। और यात्रियों का राजकुमार की उपाधि धारण किया था ह्वेंसांग ने। और अगला पॉइंट है 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था ह्वेंसांग ने। और आगे चलते हैं। इसका उल्लेख क्या कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मथुरा में जो है कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, और ये वाराणसी में रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो ये आपका ये 4 धाम है, जैसे आप जानते हैं बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुरी, ये 4 धाम माना गया है वो। और आगे चलते हैं। आपका त्रिकोणीय संघर्ष क्या क्या है, तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार अंतिम रूप से सफल हुए। कौन, गुर्जर प्रतिहार इसमें। और आगे चलते हैं। शंकराचार्य स्थापित मठ, ये जो है उत्तर में ज्योति मठ उत्तराखंड में है ये, और दक्षिण में आपका सिंगरेरी यानी कि कर्नाटक में स्थित है, और पूर्वी में पुरी उड़ीसा जो है, उड़ीसा में है ये पुरी, और पश्चिम में क्या है, द्वारका यानी कि ये गुजरात में स्थित है। और आगे चलते हैं। इसी के क्रम में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित समारोह था वो महामोक्ष परिषद था। और इसका अगला पॉइंट है महामोक्ष परिषद के 6ठे समारोह में प्रयाग में उपस्थित विदेशी यात्री था ह्वेंसांग। और इसी में अगला पॉइंट है आपका प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम, तो ये था इनतू और थियानतू था। और अगला पॉइंट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया किसके द्वारा, तो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में इसको नष्ट किया गया नालंदा विश्वविद्यालय का। तो आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, और जो भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और इसके बाद आपको प्राचीन भारत के स्थापत्य कला की हम बात करेंगे, जिसमें मंदिर निर्माण की चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।